दोस्तों जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं जयंत आज आपके साथ पंचायती राज की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लेकर आया हूं। सो गाइस, अगर आपको 73वां संविधान संशोधन और पंचायती राज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। आपको पटवारी के एग्ज़ाम में या पीएससी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। 74वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था 22 दिसंबर 1992 को। 74वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया था 23 दिसंबर 1992 को। कोई भी विधेयक को अपन संसद के किसी भी पटल में ला सकते हैं। पहले जरूरी नहीं कि पहले लोकसभा में लेके आया जाए या राज्यसभा में लेके आए, कहीं भी आप ला सकते हैं किसी सदन में। लोकसभा को अपन लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। देन लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति कहना चाहिए, मतलब कहना चाहिए बिल में राष्ट्रपति की जो सिग्नेचर है वह 20 अप्रैल 1993 को हुआ। ठीक है, और राष्ट्रपति के बिल में साइन होने के बाद ही वह कानून लागू हो जाता है। उसके बाद देखा जाए देश में लागू कब किया गया उसे 1 जून 1993 को। मतलब क्या है कि 1 जून 1993 को ये गजट में आया। ठीक है, भारत के राजपत्र में आने के बाद यह देश में क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। समय के संशोधन के समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उस टाइम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे, और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। अब बात करते हैं कि ये जो संशोधन किया गया था, संशोधन करके इसे फिर जोड़ा गया। किस भाग में जोड़ा गया था, भाग 9A में जोड़ा गया। और 73वां संविधान संशोधन को किस में जोड़ा गया था, भाग 9 में जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन को भाग 9A में रखा गया। और अनुसूची कौन सी कहलाई, 73वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में, और 74वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में। प्रेजेंट में देखा जाए तो कहना चाहिए 12वीं अनुसूची है, 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं। फिर क्या हुआ कि 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक की अनुमति प्रदान की गई, अपन पढ़ लिए, और 1 जून 1993 को पूर्ण रूप से पूरे देश में क्या हो गया, ये लागू कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाएं को रखा गया है, जो कि इसका जो आर्टिकल है देखा जाए 243P से लेकर 243ZG तक है। मतलब कहना चाहिए कि इसके जो आर्टिकल्स हैं 243P से लेके ZG तक इसका वर्णन है, कि इसका नगर पालिकाओं का वर्णन है। नगरीय शासन में 18 विषयों को शामिल किया गया है। जैसे कि पंचायती राज में 29 विषयों को शामिल किया गया था, उसी प्रकार नगर पालिकाओं में 18 विषयों को क्या किया गया, शामिल किया गया, जिसमें 18 विषय में कि नगर पालिकाओं द्वारा कानून बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जैसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, उसी प्रकार नगरीय शासन व्यवस्था को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। जिस प्रकार की पंचायती राज त्रिस्तरीय थी, उसी प्रकार जो नगर पालिका व्यवस्था है, नगरीय शासन व्यवस्था है, वो भी क्या है, त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय में सबसे लोअर में कौन सा आएगा, नगर पंचायत आएगा, मिडिल में क्या आएगा, नगर पालिका, और सबसे अपर में क्या रहेगा, नगर निगम। तो मतलब त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है नगर पालिकाओं में भी। सबसे पहले नगर पंचायत है, फिर नगर पालिका है, और देन नगर निगम है। अनुच्छेद 243Q के अनुसार नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं नगर पंचायत की। यह नगर पालिका की सबसे निचली इकाई होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे होते हैं, जिनकी जनसंख्या देखा जाए 20,000 से लेकर 50,000 तक होती है। मतलब कहना चाहिए जो ग्रामीण धीरे धीरे वो अर्बन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, वहाँ सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, स्कूल, हाईवे, सब फैसिलिटीज़ बढ़ते जा रहे हैं, और जनसंख्या भी बढ़ते जा रही है। तो उसे किस कैटेगरी में डाल दिया गया, नगर पंचायत में। और वहाँ की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 20,000 से लेकर 50,000 तक होनी चाहिए। फिर बात करते हैं नगर पालिका। इसका सृजन सामान्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जिसकी जनसंख्या 50,000 से लेकर 3 लाख तक हो। जिस एरिया की जनसंख्या, जिस कस्बे की जनसंख्या अगर मान लो 50,000 से लेकर 3 लाख तक है, तो वह किस कैटेगरी में डाला गया, उसे नगर पालिका की कैटेगरी में डाला गया। फिर अपन बात करते हैं नगर निगम। इसका सृजन सामान्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो, जहाँ की जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो, और वहाँ के जो राजस्व का जो आय के जो स्रोत हैं वो अगर ज़्यादा होता है तो उसे नगर निगम की कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में देखा जाए 16 नगर निगम है।
सो गाइस, ये अपना क्या था, 74वां संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं। अगर आपको 73वां संविधान संशोधन पटवारी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ में ही हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। हमारा एक एप्लीकेशन है MP एग्जाम बाई JS सेंटर, जिसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप वहाँ से जाके डेली जो क्यूज़ हैं आप उसे फ्री में सॉल्व कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, है ना। साथ में क्या है, लाइब्रेरी फोल्डर है, उसमें बहुत सारे नोट्स डले हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर डले हुए हैं, करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, फाइल हैं, तो आप सब कुछ वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सो गाइस, प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें। फिर बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया। नगरीय क्षेत्र के तीनों स्तरों पर सभी सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मतलब जो नगरीय निकाय है उसमें जो सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है, मतलब डायरेक्ट किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा। जैसे महापौर का चुनाव भी क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होगा, इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। नगर पालिका के जो अध्यक्ष का चुनाव है यह राज्य विधानमंडल के ऊपर निर्भर करता है कि उसे डायरेक्ट कराना है या इनडायरेक्ट कराना है। परंतु वर्तमान में देखा जाए तो किस प्रकार है, वह इनडायरेक्ट है। नगर निगम में महापौर चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा, यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अभी देखा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्या है, डायरेक्ट चुनाव है नगर निगम में महापौर का। बात करते हैं स्थानों का आरक्षण। महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं के स्थान में 1/3 का आरक्षण है, 1/3 आरक्षण दिया गया है। नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में उनका स्थान भी आरक्षित होंगे। मतलब कहना चाहिए नगर पालिका के चुनाव में महिलाओं को क्या 1/3 आरक्षण है, साथ में SC ST के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य विधि के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी स्थान रक्षित कर सकेगा तथा अध्यक्ष के लिए भी स्थानों को सुरक्षित करने का प्रावधान कर सकेगा, जिसका आवंटन भी चक्रानुक्रम में होगा। मतलब कहना चाहिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी क्या है, आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन यह है क्या है, एक साइक्लिक ऑर्डर में होगा, है ना। अब बात करते हैं सदस्यों की योग्यताएं। अगर नगर पालिका के सदस्यों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, 21 वर्ष है, और वोट डालने की जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें मतदान की आयु क्या कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। तो सदस्यों को चुनाव लड़ने की जो आयु है, नगर पालिका है, नगर पंचायत में चुनाव लड़ने की जो आयु है, कहना चाहिए वह क्या है, 21 वर्ष है, 21 ईयर्स। यह वह संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। मतलब क्या चाहिए, दिवालियापन ना हो, पागलपन ना हो, इस टाइप से कोई भी योग्यताएं उसके पास नहीं होनी, ये अयोग्यताएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अयोग्यता संबंधी सभी विवादों का निपटारा करने के लिए राज्य विधानमंडल निर्धारित अधिकारी को नियुक्त करता है। मतलब क्या चाहिए, उसके अयोग्यता से संबंधित निपटाने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। अधिकारी उसके योग्यता अयोग्यता का डिसीजन लेता है। अब बात करते हैं कार्यकाल। नगरीय शासन व्यवस्था में संस्थाओं का जो कार्यकाल है वह कितना वर्ष है, 5 वर्ष है। 5 वर्ष के पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है। अगर मान लो कि 2 साल में विघटन हो गया तो 6 माह के अंदर क्या होना, चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। अगर 2 साल में विघटन हो जाए या 3 साल में, तो 6 माह के अंदर क्या हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे। परंतु अगर 4.5 साल का कार्यकाल हो गया फिर देन उसके बाद क्या हुआ, विघटन हुआ है, तो 6 माह के वो सिर्फ 6 माह के लिए क्या होगा, चुनाव नहीं कराए जाएंगे, ये याद रखिए। विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव करा लिया जाएगा, ठीक है। यदि कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा है तो शेष कार्यकाल के लिए नगर पालिका का गठन होगा, और कार्यकाल 6 माह से कम बचा है तो चुनाव नहीं कराए जा सकते, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग। नगरीय शासन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और नगर पालिका के सभी निर्वाचनों के संगठन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। मतलब क्या है, पंचायती राज चुनाव और जो नगर पालिका जो चुनाव है वो चुनाव कराने का काम किसका होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। राज्य का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब राज्य निर्वाचन आयोग के काम होते हैं क्या है कि सभी जिलों में एक मुख्य अधिकारी चुना जाता है, जिसको वहाँ के लोगों के क्या वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराना, ये सब उनके काम है। समय समय में ये कराया जाता है देखा जाए तो। अगर नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद
243 जेड ए में वर्णित है कहना चाहिए। नगर पालिका को जो चुनाव का जो वर्णन है आर्टिकल 243 जेड ए में है, वहीं पंचायती राज का जो चुनाव का वर्णन है 243 के में है। इस कार्य के लिए राज्य में एक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। जैसा कि मैं बताया आपको, राज्य निर्वाचन आयुक्त को साबित कदाचार के आधार पर पद से हटा सकते हैं तथा इसकी प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जैसी होगी। मतलब क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अगर वह संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे हटाया जा सकता है। उसको हटाने की जो प्रक्रिया होगी जो हाई कोर्ट के जो कहना चाहिए मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समान होती है। अब बात करते हैं वित्त आयोग की। वित्त आयोग क्या है? नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 243 में। जैसे कि नगर पंचायती राज में क्या है 243 है, उसी प्रकार क्या है कि नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है 243 में। ये जितने भी आर्टिकल हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इसलिए जितने भी आर्टिकल हैं इन आर्टिकल को आप बहुत अच्छे से याद करिए और बार बार रिविजन करिए। 5 वर्ष बाद राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन होगा। मतलब कहना चाहिए 5 वर्ष के लिए क्या है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह अपना प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को देता है। मतलब वित्त आयोग के द्वारा जो प्रतिवेदन है वो किसको दिया जाता है? राज्यपाल को दिया जाता है और राज्यपाल के द्वारा उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत कराया कहा जाता है विधानसभा के पटल में। अब बात करते हैं वित्त आयोग निम्न मामलों में अपनी सिफारिश देगा। राज्य द्वारा लगाए गए करों, पथ करों व शुल्कों का नगर पालिका और राज्य के मध्य वितरण करना। मतलब वित्त आयोग के द्वारा क्या है कि जो शुल्क लगाए जा रहे हैं उन शुल्कों का जो वसूली हो रही है उनका वितरण करने का काम किसके द्वारा होता है? वित्त आयोग के द्वारा। नगर पालिकाओं को सौंपे जाने वाले करों से संबंधित विषय पर होता है। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए होता है वित्त आयोग का काम, है ना। और ऐसे अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वह सारे कार्य किसके द्वारा देखे जाते हैं? वित्त आयोग के द्वारा देखे जाते हैं, है ना। तो ये अपने क्या होगा कि 74वां संविधान संशोधन ये कंप्लीट हो रहा है। अब देखा जाए कि नगरीय प्रशासन के जो शामिल विषय हैं, कितने विषय शामिल हैं? 18 विषय शामिल हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से विषय हैं। जैसे कि नगरीय योजना है, शहरी योजना, भूमि उपयोग और भवनों का निर्माण कराना, आर्थिक और सामाजिक विकास, सड़क पुल निर्माण, घर और उद्योगों में जल आपूर्ति, स्वच्छता सफाई तथा कूड़ा करकट का प्रबंध करना, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, गंदी बस्तियों में सुधार, नगरीय निर्धनता में कमी, नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल का मैदान इत्यादि की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि करना, कब्रिस्तान और सौदा स्थल की व्यवस्था करना, पशु तथा जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना, लोक सुख सुविधाएं, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप की व्यवस्था करना, वधशालाओं तथा चर्म शोधनशालाओं का विकास करना, जन्म मृत्यु और विवाह का पंजीयन करना। मतलब ये 18 विषय हैं। इन 18 विषय में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के द्वारा कार्य किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। जैसे कि 243 में क्या है? परिभाषा है। क्यू में क्या है? 243 में नगर पालिकाओं का गठन है। 243 में क्या है? संरचना है। 243 में क्या है? वार्ड समितियां हैं। 243 में क्या है? स्थानों का आरक्षण है। 243 में नगर पालिकाओं की अवधि है। 243 में सदस्यता के लिए निहिरताएं हैं। 243 में नगर पालिकाओं की शक्तियां हैं। 243 में नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति तथा उनकी निधियां हैं। 243 में वित्त आयोग है। 243 में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा है। 243 में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन आयोग है। 243 में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना है। 243 में इस भाग में कतिपय क्षेत्र का लागू ना होना, मतलब कुछ क्षेत्रों में इसका लागू ना होना है। 243 में क्या है? जिला योजना के लिए एक समिति है। 243 में क्या है? महानगर योजना के लिए एक समिति है। सो गाइस ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल में जैसे कि 243 इंपॉर्टेंट है, यू इंपॉर्टेंट है, वी है, डब्ल्यू है,
वाई है, जेड ए है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इन आर्टिकल को आप अच्छे से रटिए, याद करिए। साथ में अगर आपको आर्टिकल कुछ याद नहीं भी रहते हैं तो एग्जाम हॉल में आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। सो गाइस, आज थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब, और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे किया हो हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।